अब वो बेसिकली वो सिर्फ इंडिया को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, वो पूरे ग्लोबल साउथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसमें अमेरिका के भी कुछ शहर आ जाते हैं, दुनिया आ जाती है उसके बीच में, उसमें आपका पाकिस्तान भी आता है हमारा। तो देखिए अब मोदी जी का किरदार क्या होगा, उन्होंने तो पूरी दुनिया को रिप्रेजेंट करना है उधर, उसमें चाहे पाकिस्तान हो सकता है वो पाकिस्तान का भी नाम ले लें, हो सकता है वो ये भी कहें कि पाकिस्तान का लाहौर दुनिया के पहले नंबर पे आलूदगी गंदगी के बीच में, यानी कि आबो हवा में डस्ट में दुनिया के पहले नंबर पे आ चुका हुआ है। हो सकता है मोदी जी उधर पाकिस्तान को भी लेके जाएं कि हमारा हमसाया, हमारा नेबर जो है इस कंट्री में ये सारे मामला हो रहे हैं। आज आबिद भाई से एक ऐसा सख्त सवाल करने वाला हूँ, मेरे ख्याल से यहाँ पे वो या तो कंफ्यूज हो जाएंगे या फिर कहेंगे ये मैं इस बात का जवाब नहीं देता। हर इंसान में कोई ना कोई खामी जरूर होती है, खूबियां भी होती हैं, खामी भी होती है। आप हमेशा तारीफ करते हैं इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की, मुझे बताएं कोई एक खामी भी तो होगी, जाहिर बात है। कौन सी आपको लगता है कि यार ये, मैं अगर पूछूंगा यार ये कैसे हो ही नहीं सकता कि सारी खूबियां ही हो, कोई खामी भी होगी, तो कौन सी खामी? आबिद भाई बहुत से लोग कमेंट ये करते हैं कि आबिद जैसे इंसान को ना पाकिस्तान में नहीं होना चाहिए, इसे इंडियन सिटीजनशिप अप्लाई कर देनी चाहिए, इंडिया का जो है ना वो सिटीजन बन जाना चाहिए। तो क्या आप इंडियन सिटीजनशिप अप्लाई कर रहे हैं फिर? शुएब भाई ये तो ऑडियंस ही बताएगी कि मुझे इंडियन सिटीजनशिप ले लेनी चाहिए कि नहीं ले लेनी चाहिए। लेकिन शुएब भाई अब दर हकीकत पे आते हैं, पाकिस्तान उस टाइम बना रहा था JF-17 थंडर, लेकिन वो पाकिस्तान ने, देखिए ना, पाकिस्तान ने बना तो लिया लेकिन आज लेबल लगता है चाइना की मदद से बनाया, चाइना के साथ मिलके बनाया। इंडिया ने वक्ती तौर पे, देखिए हमारा JF-17 आया, इंडिया के लोगों ने मजाक बनाया, पाकिस्तानी मीडिया ने मजाक बनाया कि आप तो अपना तेजस जो है वो पता नहीं कब से बनाते फिर रहे हो, आपसे तो बना नहीं, हमारा JF-17 देखे जी क्या कमाल का बन चुका हुआ है। इंडिया ने सब्र किया, उसने किसी से मदद नहीं मांगी। मैंने भी गैरत की बात की है कि गैरतमंद जो होते हैं वो किसी के आगे भीख नहीं मांगते। एक बार अमेरिका से मांगा, उसने इनकार कर दिया, उन्होंने कहा भाई हम अपना बना के दिखाएंगे। वक्ती तौर पे इंडिया ये लगता था, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि इंडिया ने जब मेड इन इंडिया की बात की ना, तो ये टेक्नोलॉजी में थोड़े से पीछे थे, जदीद चीज़ों में, जदीद गाड़ियों में, जदीद टेक्नोलॉजी में थोड़े से पीछे थे। पाकिस्तान में वो चीज़ें अवेल थी, चाइना की मदद से, अमेरिका की मदद, क्योंकि इनके साथ हमारी दोस्ती थी। इनकी इक्विपमेंट्स के हवाले से अगर खास तौर पे बात करें कारगिल की वार के, और ये मैं नहीं कह रहा, ये इंडियन आर्मी के जो एक्स ऑफिसर हैं, फॉर्मर ऑफिसर्स हैं, वो ये कहते नजर आते हैं कि भाई आज इंडिया करता फिर रहा है अमेरिका। जब इंडिया ने टेक्नोलॉजी मांगी, जब तो इससे टेक्नोलॉजी दी नहीं गई, आज इंडिया का यार बन के फिर रहा है। ये किसी का यार नहीं है, ना ये रूस का यार है। तो बहुत से कंट्रीज खास तौर पे इंडिया की बात करें, वो ये चीजें समझ चुके हैं। ये ब्लेम किया जाता है वहाँ के जो एक CM है योगी आदित्यनाथ, उनके ऊपर जो ये बात की जाती है कि भाई ये बंदा कट्टर है, मोदी जी तो चलो सबको ले। नहीं, योगी जी की आप हिस्ट्री निकाल के देखिए, उन्हें मुसलमान ज्यादा पसंद करते हैं। और उस योगी जी के आप, मैं सर जो बात कर रहा हूँ ऑन रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जो योगी देखने वाले कमेंट में जरूर बताइए। हम लगे रहे अपनी टेक्नोलॉजी फौज को मजबूत करने के लिए, अपने बम को मजबूत करने के लिए, अपने वेपन को मजबूत करने के लिए। इंडिया ने वेपन बनाया पेंसिल की शक्ल में, इंडिया ने वेपन बनाया कंप्यूटर की शक्ल में, जो कंप्यूटर से अपने लोगों को एजुकेशन दी उन लोगों ने। अगर आबिद अली गद्दार है, मोदी जी का नाम लेता है, तो सबसे पहले सऊदी अरेबिया को गद्दार कहें, सबसे पहले UAE को गद्दार कहें, सबसे पहले इजिप्ट को गद्दार कहें, कि जो इंडिया को अवार्ड भी देते हैं। इनके सिर्फ नाम लेते हैं, वो तो अवार्ड जी हाँ। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। ये वीडियो हम आबिद भाई के साथ करने जा रहे हैं। उसकी रीज़न ये है कि दुबई में इस टाइम कॉन्फ्रेंस होने जा रही है COA के नाम से, जिसमें इंटरनेशनल लेवल पे जो लीडर्स हैं वो वहाँ पे मौजूद होंगे। 100+ कंट्रीज़ के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वहाँ पे मौजूद होंगे। इंटरनेशनल लेवल पे जो इन्वायरमेंटल चेंजिंग्स आ रही हैं उसके ऊपर बात करने के लिए पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी जाएंगे और इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी वहाँ पर मौजूद होंगे। अब वहाँ पे जाके वो क्या बात करेंगे, हमारे प्राइम मिनिस्टर क्या बात करेंगे, इसके ऊपर ही हम आबिद भाई के पास मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम आबिद भाई। जी वालेकुम अस्सलाम शुएब भाई। सबसे पहले जो भी आपने बात की है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर दुबई में ये सारे सिलसिले के लिए जो है ना ये बैठ रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं। देखिए ये दो नहीं बैठ रहे, पूरी दुनिया के तकरीबन 70 से ज्यादा लीडर जो है ना वो उधर बैठेंगे आके। लेकिन शुएब भाई पूछना ये चाह रहा हूँ कि हम लोग मोदी जी को और पाकिस्तानी मेहमान वज़ीर आज़म को कंपेयर कैसे कर लेते हैं, कंपैरिजन किस लिहाज से कर सकते हैं? देखिए मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं तो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करूंगा हर जगह पे जहाँ भी बात होगी, लेकिन हकीकत को भी देखना है, उसे हम लोग नहीं झुटला सकते हैं। अभी देखिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी
जिनके 9 से 10 साल होने वाले हैं अपने मुल्क में वजीर आजम है वो। अब वो बेसिकली वो सिर्फ इंडिया को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, वो पूरे ग्लोबल साउथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसमें अमेरिका के भी कुछ शायर आ जाते हैं, दुनिया आ जाती है उसके बीच में, उसमें आपका पाकिस्तान भी आता है हमारा। तो देखिए अब मोदी जी का किरदार क्या होगा, उन्होंने तो पूरी दुनिया को रिप्रेजेंट करना है उधर, उसमें चाहे पाकिस्तान हो सकता है वो पाकिस्तान का भी नाम ले लें, हो सकता है वो ये भी कहें कि पाकिस्तान का लाहौर दुनिया के पहले नंबर पे आलूदगी गंदगी के बीच में, यानी कि आबो हवा में डस्ट में दुनिया के पहले नंबर पे आ चुका हुआ है। हो सकता है मोदी जी उधर पाकिस्तान को भी लेके जाएं कि हमारा हमसाया, हमारा नेबर जो है इस कंट्री में ये सारे मामला हो रहे हैं, उसे कैसे हल किया जाए। देखिए मोदी जी सिर्फ इंडिया के लीडर नहीं हैं, मोदी जी इस टाइम पूरी दुनिया के लीडर बन चुके ग्लोबल साउथ के। जी हाँ, मेरे ख्याल से पूरी दुनिया के लीडर हैं। देखिए हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, अब वो उस मीटिंग में बैठेंगे, उनके पास करने को क्या है, क्या रह गया हुआ उनके पास बात करने को? शोएब भाई कभी सोचें इस चीज को। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है वो मेरे ख्याल से तो ये बात करें जी पाकिस्तान में फ्लड आ गया, पाकिस्तान में कोरोना आ गया, पाकिस्तान में ये आ गया, पाकिस्तान में जलजला आ गया, पाकिस्तान में सैलाब आ गया, हमें उसकी हेल्प चाहिए, हमें डॉलर चाहिए, हमें इमदाद चाहिए। हमारे मुल्क में डॉलर नहीं है, हम तो भूखे मर रहे हैं, हमारे मुल्क में बिजली नहीं है। देखिए जब इतने बड़े लेवल पे दो मुल्क के हम कंपेयर कर रहे हैं पाकिस्तान इंडिया को, दो मुल्क के जो वज़ीर आज़म बैठेंगे ना, आप कैसे कंपेयर कर सकते हो? मोदी जी की इकोनॉमी क्या है, उनकी कंट्री कहाँ चली गई हुई है, दुनिया उनकी बात को मानती है, दुनिया उन्हें अप्रिशिएट करती है। मेन चीज ये है कि भाई दुनिया हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी बात की कितनी वैल्यू है दुनिया में, और उनके प्राइम मिनिस्टर की बात की कितनी वैल्यू है। नो डाउट इस टाइम वो ग्लोबल साउथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और पाकिस्तान को भी इसका मतलब है कि वो कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करेंगे, नेबर भी जी हैं, सर जरूर करेंगे। और आपने मेन चीज जो की है, बात की है कि भाई हमारे प्राइम मिनिस्टर वहां पे जाके यही मेरे ख्याल से यही बात करेंगे कि भाई फ्लड आया था, पाकिस्तान में बहुत नुकसान हो गया, हमें इतना फंड चाहिए ताकि पाकिस्तान के लोगों की हम मतलब लाइफ स्टाइल को बेहतर कर सके। लेकिन आबिद भाई मुझे ये बताएं क्या अब इंटरनेशनल लेवल पे हमारे इस जब हम हेल्प मांगेंगे या मांग रहे हैं हेल्प, तो लोग हेल्प देंगे हमें? वो यही कहते हैं कि भाई पहले तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो लेके आओ, आप जो फंड लेते हो वो लगाते किधर हो ये तो बताओ, पहली बात तो वो ये करेंगे। देखिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, आप भी दुनिया में जी रहे हैं, अल्लाह ने आपको भी 4 पैसे दिए हुए हैं। आपका कोई जानने वाला, कोई दोस्त, कोई अजीज बुरे हालात में होता है, आप उसकी हेल्प करोगे, 1 बार करोगे, 2 बार करोगे, 3 बार करोगे, चौथी बार आप कहोगे यार ये क्या है यार, ये रोजाना का इसका काम है ये वाला। इसी तरह हमारा पाकिस्तान जो है ना पूरी दुनिया में ये बन चुका है। जो हमारे गुज़िश्ता वज़ीर आज़म थे, उससे गुज़िश्ता वज़ीर आज़म थे, इन सब का काम था मांगना मांगना मांगना। अच्छा मांग के क्या करते थे कि पूरी दुनिया में कहते थे जी ये हेल्प लेते थे अपने इस्लामिक कंट्रीज जो है ना, इनसे भी हेल्प लेते थे कि पाकिस्तान इस्लामिक कंट्री है, आपको चाहिए कि इस बुरे हालात में पाकिस्तान के साथ खड़े होना। देखिए उन्होंने आपकी हेल्प की, 1 बार की, 2 बार की, 3 बार की, 10 बार की। अब आपकी एक आदत बन चुकी हुई है। देखिए मेरे बड़े कहते हैं कि जो मांगने वाला आता है ना, उसे आप हेल्प ना करो उसकी। मैंने कहा यार क्यों ना करो हेल्प उसकी? उसने कहा उसे आप आदत डाल दोगे मांगने की, कि आप उसकी 1 बार हेल्प करोगे, उसे पता है करना तो कुछ पड़ेगा नहीं, अगली बार फिर मांग लूंगा, फिर मिल जाएगा। तो सबसे पहले हमें गैरतमंद होने की जरूरत है सर। जब हम गैरतमंद हो जाएंगे, जब हमें मांगने की आदत खत्म हो जाएगी। देखिए मैं इधर एक एग्जाम्पल देता हूँ इंडिया को लेके। इंडिया ने चंद्रयान जो इंडिया का कामयाब हुआ है, इससे पहले जो इनका मिशन था नाकाम हुआ था, पूरी दुनिया ने मजाक उड़ाया। इंडिया ने बड़ी, मैं जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ ये वाली शोएब भाई, शायद आपको भी पता ना हो, इंडिया ने अमेरिका से टेक्नोलॉजी मांगी मुख्तलिफ चीज़ों में, मैं उनके नाम नहीं लेना चाहूँगा। तो अमेरिका ने वो टेक्नोलॉजी नहीं दी। अमेरिका ने इवन के ये कहा कि इंडिया को अगर हम ये टेक्नोलॉजी देंगे तो ये मिसाइल बनाएंगे, ये बम बनाएंगे, दुनिया के लिए खतरा होगा। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने उस टाइम ऐलान किया, सर ये ऑन द रिकॉर्ड बातें ही मैं अपने पास से नहीं कर रहा हूँ, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने उस टाइम ऐलान किया कि ठीक है हम 10 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल पीछे चले जाएं, लेकिन हम टेक्नोलॉजी अपनी बनाएंगे। आज इंडिया ने वो टेक्नोलॉजी बनाई है कि पूरी दुनिया उसे मानती है, दुनिया इंडिया से टेक्नोलॉजी मांग रही है इस टाइम। और खबर आपको मैं देता चलूं, आपने यूएस की बात की। यूएस इस टाइम पूरी दुनिया में जो सबसे बड़ी मानी जाती है, नासा की अगर बात करें, ऑर्गेनाइजेशन है नासा, इस टाइम अनाउंस कर चुका है कि हम स्पेस में इंडियन को भेजने वाले हैं 2024 में, यानी नेक्स्ट ईयर वो इंडियंस को स्पेस में, यानी अब नासा को भी समझ आ गया कि भाई टेक्नोलॉजी में वो इतना आगे निकल चुके हैं इंडिया वाले, हमने ना भेजा, हम ना लेके कि 2 साल 4 साल बाद इन्होंने खुद तो चले जाना। शोएब भाई मैंने भी गैरत की बात की है कि गैरतमंद जो होते हैं वो किसी के आगे भीख नहीं मांगते। एक बार अमेरिका से मांगा, उसने इनकार कर दिया,
उन्होंने कहा भाई हम अपना बना के दिखाएंगे। वक्ती तौर पे इंडिया ये लगता था, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि इंडिया ने जब मेड इन इंडिया की बात की ना, तो ये टेक्नोलॉजी में थोड़े से पीछे थे, जदीद चीज़ों में, जदीद गाड़ियों में, जदीद टेक्नोलॉजी में थोड़े से पीछे थे। पाकिस्तान में वो चीज़ें अवेल थी, चाइना की मदद से, अमेरिका की मदद, क्योंकि इनके साथ हमारी दोस्ती थी। इनकी इक्विपमेंट्स के हवाले से अगर खास तौर पे बात करें कारगिल की वार के, और ये मैं नहीं कह रहा, ये इंडियन आर्मी के जो एक्स ऑफिसर हैं, फॉर्मर ऑफिसर्स हैं, वो ये कहते नजर आते हैं कि भाई जब कारगिल वार हुई या उससे पहले जो वार हुई, उनके पास जो वेपन थे उसके मुकाबले में पाकिस्तान आर्मी के पास बेहतरीन वेपन थे। जी हाँ, बिल्कुल ये हक है और ये सच है। लेकिन इंडिया ने पूरी दुनिया से भीख नहीं मांगी। उसने ये नहीं कहा कि पाकिस्तान के पास जदीद टेक्नोलॉजी है तो हमें भी जदीद टेक्नोलॉजी दी। उन्होंने मेड इन इंडिया पे फोकस किया। आज उन्होंने मेड इन इंडिया को कहाँ ले गए, कौन सी टेक्नोलॉजी ले आए हैं, अपने ऊपर वर्क किया। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सिर्फ मांगने के ऊपर तवज्जो करते हैं। देखिए इंडिया का अभी रिसेंटली जो एक फाइटर जेट जो अभी मोदी जी जिसे ड्राइव कर रहे थे खुद, आपको पता है वो कितनी मुश्किल से बना और कितनी देर बाद बना है। सर मैं बताता हूँ, एक सेकेंड। पाकिस्तान उस टाइम बना रहा था JF-17 थंडर, लेकिन वो पाकिस्तान ने, देखिए ना, पाकिस्तान ने बना तो लिया, लेकिन आज लेबल लगता है चाइना की मदद से बनाया, चाइना के साथ मिलके बनाया। इंडिया ने वक्ती तौर पे, देखिए हमारा JF-17 आया, इंडिया के लोगों ने मजाक बनाया, पाकिस्तानी मीडिया ने मजाक बनाया कि आप तो अपना तेजस जो है वो पता नहीं कब से बनाते फिर रहे हो, आपसे तो बना नहीं। हमारा JF-17 देखे जी क्या कमाल का बन चुका हुआ है। इंडिया ने सब्र किया, उसने किसी से मदद नहीं मांगी, लेकिन आज उसने जो तेजस अपना बनाया है, जो टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया, आपको मैंने लास्ट टाइम वीडियो में कहा था कि दुनिया में वो सेल करेंगे इसे और दुनिया में डिमांड होगी और इससे इनकी इकोनॉमी में बेहतरी आएगी। आपको अंदाजा नहीं है, लोगों ने मांग लिया, दुनिया ने भाईजान मांग लिया। और बड़ी बात मैं आपको ये भी बता दूं, इसके ऊपर हमने वीडियो भी रिकॉर्ड की थी कि 97 तेजाज फाइटर जो जेट हैं के करीब जो है इंडियन एयरफोर्स ने खुद बुक कर लिए हैं, ऑर्डर क्लियर कर दिया कि भाई हम सबसे पहले अपनी इंडियन एयरफोर्स में ये तेजाज रखेंगे और आने वाले टाइम में उन्होंने बोला है कि मोस्टली फाइटर जेट मेड इन इंडिया होंगे। ये बड़ी अचीवमेंट है, मतलब मैं ये समझता हूँ कि बहुत बड़ी है अचीवमेंट है। देखिए मैं आज भी पाकिस्तानी आर्मी की भी बात करना चाहूँगा। देखिए हम पाकिस्तान को देखता है, पूरी दुनिया पाकिस्तान को देखते हैं कि पाकिस्तान में हालात क्या जा रहे हैं। पाकिस्तान में बिजली नहीं है, आटा नहीं है, मतलब ईच एंड एवरीथिंग, जो बातें 1000 बार कर चुके हैं। लेकिन हम अपनी आर्मी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते इन चीज़ों को। देखिए हमारी आर्मी के पास वाकई जदीद टेक्नोलॉजी हैं, जदीद चीज़ें हैं और वो 50 साल की प्लानिंग के साथ चलते हैं। लेकिन मैं इस चीज़ के आज भी खिलाफ हूँ, मैं इस चीज़ के हक में नहीं हूँ कि आप 50 साल की अपनी सारी बना के तो बैठ गए। आपने आम आदमी को देखा, आपने 50 साल की, मतलब ये अगर जो पॉलिसी बनाई उसमें एजुकेशन सिस्टम को रखा, उसमें आपने IT को रखा, उसमें आपने टेक्नोलॉजी को रखा, अगर वो भी चीजें साथ साथ हम लेके चलते तो शायद कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हम इस जो भी इस टाइम इंडिया देखें अपनी आर्मी को भी मजबूत कर रहा था, लेकिन साथ साथ अपनी अवाम को मजबूत कर रहा था। अवाम को इंडिया मजबूत कैसे कर रहा था? कलम पेंसिल से, एजुकेशन से, पढ़ाई से। देखिए कोई इंजीनियर बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई कुछ बनता है, कोई कुछ बनता है। पूरी दुनिया में इंडियन वजीर आजम बनते हैं, पूरी दुनिया में इंडियन IT एक्सपर्ट बनते हैं। मतलब हर जगह किससे? स्टडी से है ना सारा कुछ। हम लगे रहे अपनी टेक्नोलॉजी, फौज को मजबूत करने के लिए, अपने बम को मजबूत करने के लिए, अपने वेपन को मजबूत करने के लिए। इंडिया ने वेपन बनाया पेंसिल की शक्ल में, इंडिया ने वेपन बनाया कंप्यूटर की शक्ल में, जो कंप्यूटर से अपने लोगों को एजुकेशन दी उन लोगों ने। तो सर ऐसे लोगों का आना बहुत ज़रूरी है। देखिए इंजीनियर साहब का मैं एक बयान सुन रहा था, बड़े मशहूर हैं हमारे इस्लामिक स्कॉलर हैं जो हैं, उनका मैं बयान सुन रहा था, मैं हैरान हो रहा था कि इन्होंने इतनी बड़ी बात की, इन्हें अभी तक पकड़ा क्यों नहीं गया। इन्होंने हमारी आर्मी के लिए बताया था कि आर्मी हमारी काबे की छत के ऊपर खड़ी होकर भी ये बात करे ना कि हम सियासत में इन्वॉल्व नहीं होंगे तो लोग इन पे जब भी यकीन नहीं करेगा। देखिए मैं पाकिस्तानी आर्मी, जी हाँ, पाकिस्तानी आर्मी के इंजीनियर साहब ने ये बात की थी और ये बहुत वायरल हुआ था ये। तो मैं भी अपनी आर्मी को मैसेज देना चाहूँगा। देखिए आपका काम है हमारी हिफाजत करना, बॉर्डरों को संभालना। पूरी दुनिया में अगर पाकिस्तान की तरफ को मैली आंख से देखता है उसकी आंख को निकाल देना, ये आपका काम है। लेकिन ये काम नहीं है कि आपको अवाम में नजर ही नहीं आना चाहिए, आपका तो काम ही नहीं है ये। आपको सियासत में नजर नहीं आना चाहिए, किसी वजीर आजम की पुष्ट पे आपका हाथ नहीं होना चाहिए। सर ये हकीकत है, इस चीज को मानना पड़ेगा। और अभी देखिए रिसेंटली जो हमारे आर्मी चीफ आए हैं, इन्होंने ऐलान किया कि सियासत के साथ हमारा कोई तल्लक नहीं होगा और हम लोगों को यकीन भी आया इनकी बात के ऊपर। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि सियासत में इनका तल्लक नहीं होगा और इलेक्शन होंगे।
कोई अच्छा वजीर आजम आएगा, सॉलिड वजीर आजम आएगा और हकीकतन आएगा, 2 नंबरी से नहीं आएगा। जब वो वजीर आजम आएगा इस मुल्क की तकदीर बदलेगी सर, इस मुल्क की इकॉनमी भी अच्छी होगी, इस मुल्क में हम अपनी प्रोडक्ट भी बनाएंगे, इस मुल्क में बिजली भी पैदा करेंगे। देखिए ना, बिजली को हम रोते हैं, आपको पता है कि बिजली हम क्यों नहीं बना सकते? इस चीज को भी देखिए ना डैम ही नहीं हम बना रहे। सर, मुआहदे जब हुए हुए हैं आपके, आप बिके हुए हो, जब तक आप बना ही नहीं सकते अपनी बिजली। आप देखो तो सही, आपके जो गुज़िश्ता वजीर आजम है वो हमारे मुल्क के साथ करके गए हैं और इन्हें पकड़ने वाला कोई नहीं है शुएब भाई, इन्हें पूछने वाला आज कोई नहीं है, क्योंकि इनके ऊपर हाथ बहुत बड़े हैं, बड़े लोगों के हाथ हैं इनके ऊपर। पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान में जो भी प्राइम मिनिस्टर आता है, मैं ये नहीं कहता चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी जो आता है वो मतलब बात थोड़ी कंट्रोवर्शियल हो जाएगी, लेकिन जो भी बड़ी पोस्ट पे कोई आता है वो यूएस की मर्जी के बगैर यानी अमेरिका की मर्जी के बगैर नहीं आ सकता। अमेरिका का तो हमने समझ लें बुरी बात है, लेकिन मैं कहूंगा अमेरिका का तो हमने खुदा बनाया हुआ। ये वो अमेरिका है, यकीन करें, जो कभी भी किसी का नहीं बन सकता। ये सिर्फ अपने मुफाद में है, अपने मुल्क के मुफाद में है, अपना असला बेचने के मुफाद में है। अब मैं असला बेचने के ऊपर अगर बात स्टार्ट करूंगा ना तो ये इतनी लंबी बात हो जाएगी। आपको वैसे मेरी ऑडियंस को पता है कि अमेरिका दुनिया में सबसे ज्यादा असला बेचता है, दूसरे मुल्कों में जंगें करवाता है, फिर ये असला बेचता है अपना, ये अपना पैसा इकट्ठा करता है भाईजान, ये किसी के साथ नहीं है। आज इंडिया करता फिर रहा है अमेरिका। जब इंडिया ने टेक्नोलॉजी मांगी, जब तो इससे टेक्नोलॉजी दी नहीं गई, आज इंडिया का यार बन के फिर रहा है। ये किसी का यार नहीं है, ना ये रूस का यार है। तो बहुत से कंट्रीज खासतौर पे इंडिया की बात करें वो ये चीजें समझ चुके हैं। आबिद भाई, थोड़ा सा आपसे आज पर्सनल सा सवाल करूंगा, क्योंकि मुझे बहुत से कमेंट्स आते हैं और आपके लिए मैं ये ऑन द रिकॉर्ड ये बात कर रहा हूँ कि बहुत से लोग मैसेज करते हैं, मेल करते हैं, आबिद भाई से बात करवा दें। तो ये आबिद भाई कैमरा पे मौजूद हैं। आबिद भाई, आप सबको सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जो भी जो जिस मजहब से ताल्लुक रखते हैं उसके मुताबिक कह दें, क्योंकि कुछ लोगों को शायद ये लगता है कि यार ये आबिद भाई से बात नहीं करवा रहा, जबकि ये नहीं पता मेरी खुद मुलाकात हफ्ते बाद, 4 दिन बाद, जब भी रिकॉर्डिंग के लिए आते हैं तभी होती है। आबिद भाई हमारे साथ 24 घंटे मौजूद नहीं होते। अच्छा आबिद भाई, बहुत से लोग कमेंट ये करते हैं कि आबिद जैसे इंसान को ना पाकिस्तान में नहीं होना चाहिए, इसे इंडियन सिटीजनशिप अप्लाई कर देनी चाहिए, इंडिया का जो है ना वो सिटीजन बन जाना चाहिए। तो क्या आप इंडियन सिटीजनशिप अप्लाई कर रहे हैं फिर? शुएब भाई, ये तो ऑडियंस ही बताएगी कि मुझे इंडियन सिटीजनशिप ले लेनी चाहिए कि नहीं ले लेनी चाहिए। लेकिन शुएब भाई, अब दर हकीकत पे आते हैं। देखिए, मैं अपनी पूरी ऑडियंस को, पूरी दुनिया को बताना चाहूँगा कि देखिए, जैसे आप इंडियंस हैं इस तरह मैं पाकिस्तानी हूँ, जैसे आप अपने इंडिया से लव करते हैं इस तरह मैं अपने पाकिस्तान से लव करता हूँ। देखिए सर, मेरा जीना मरना पाकिस्तान के साथ है। मेरे बच्चे पाकिस्तान में पैदा हुए, मैं पाकिस्तान में पैदा हुआ, मेरे बच्चे भी इधर मरेंगे, मैं भी इधर मरूंगा। देखिए, अभी रिसेंटली मुझे ऑफर्स हो रही थी दूसरी कंट्री में जाने के लिए, इंडिया के अलावा, जहां मुझे सिटीजनशिप भी मिलेगी। तो सर, मैं इंग्लिश कंट्रियों को मैंने प्रेफरेंस नहीं दी, मैं नहीं गया, क्योंकि मैंने अपने पाकिस्तान को बेहतर करना है भाईजान, मैंने पैसा नहीं कमाना। आपकी बातों से मतलब मैं तो समझता हूँ कि आप जिस वजह से, जिस दर्द से, जिस दुख से बात करते हैं, मैं समझ सकता हूँ कि भाई आपका यही माइंड होता है कहीं ना कहीं यहाँ पे चेंज आए। लेकिन आपकी बातों से देखने वालों को ऐसा लगता है यार इतनी मोहब्बत तो ये इंडिया से करता है, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर इसके फेवरेट लीडर हैं, ये सारी चीज़ें हैं, फिर ये कैसे कह सकता है जी मैं पाकिस्तान से मोहब्बत करता हूँ। अब बात आप सारा दिन जब भी हम वीडियो करते हैं हम बात तो इंडिया की करते हैं। सर, मैं कंपेयर करता हूँ, मेरी ऑडियंस को पता है इस चीज़ का। मैं पाकिस्तानी वजीर आजम और इंडियन वजीर आजम को, पाकिस्तानी तरक्की और इंडियन तरक्की को, इनको कंपेयर करता हूं। और मैं जब अपनी आइडल, देखो हर इंसान का एक आइडल पर्सनैलिटी होती है। मेरी आइडल पर्सनैलिटी थी, जैसे मोदी जी हैं ऐसे पाकिस्तान में कोई लीडर होता जो ऐसे धड़ल्ले से खड़ा होता, जिसका पता चलता पूरी दुनिया में कि यार कोई लीडर खड़ा हुआ है। अब हमारे लीडर ऐसे खड़े होते हैं, परेशान होते हैं कि हमें भीख मिलेगी कि नहीं, जो हकीकत है वो कहना चाहिए। तो मैं इंडियन वजीर आजम को अपनी आइडल पर्सनैलिटी इसलिए मानता हूं कि वो तगड़े वजीर आजम हैं, ना डर हैं, गैरतमंद लोग हैं, उन्हें किसी चीज का डर ही नहीं है। वो अपने मुल्क को देखे ना, जैसे रशिया के साथ तेल का सारा सिलसिला हुआ था, उन्होंने अपने मुल्क को प्रेफरेंस दी, अपनी अवाम को प्रेफरेंस दी, वो डरे नहीं। अभी हमें कोई छोटी सी कॉल आ जाए ना पाकिस्तान में, तो हम लोग फौरी डर के अपने फैसले भी चेंज कर लेते हैं। और उन्हें कॉल आ जाए ना, वो अपने मुल्क को पहले देखते हैं, अपना फैसला चेंज नहीं करते, वो डरते नहीं हैं। यूएस के साथ अभी भी थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट चल रहा है। खालिस्तानी जो मतलब लोग हैं उनको मर्डर केस या इस तरीके से लेके यूएस ने एक एलिगेशन लगाया कि भाई इंडिया की जो एजेंसीज हैं वो इन्वॉल्व हैं इस तरीके से। तो वहाँ पे उन्होंने बड़ा क्लियर स्टांस रखा है। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर है, उन्होंने कहा कि हमारी ये पॉलिसी नहीं है, हमने जो करना है हम क्लियर कट वो बात करते हैं, हम ये नहीं करते कि किसी दूसरे कंट्री में जाके। कनाडा ने भी पहले यही कोशिश की या यही इल्जाम लगाया, अब यूएस भी यही कहता नजर आ रहा है। क्या वजह? और पंजाबी में कहते हैं, कनाडा को लेके कह रहा हूँ, पंजाबी में कहते हैं कि हुन आराम है, इसे मैं कनाडा को ये बात करना चाहूँ। आराम का मतलब ये है, देखिए
कनाडा ने बगैर सोचे समझे इंडिया पे उंगली उठाई, ठीक हो गया। इंडिया पे इल्जामात लगाए। ठीक है। अब कैसे आराम से चुप करके बैठ गया है, क्योंकि इसे रास्ता नहीं मिल रहा था कनाडा को कि हम कर क्या बैठे हैं, हमने छेड़ किसे दिया है। और इन्हें ये अंदाजा ही नहीं था यार, ये भूल चुके थे कि उस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर गैरतमंद है, एनर्जी मैन है, प्राइम मिनिस्टर मोदी है वो, एनर्जी और- मैन। हाँ जी, एनर्जी मैन है। और उनकी एनर्जी तो सर 20-20 घंटे काम करने वाले लोग जो थकते ही नहीं है, जो अपने 9-10 सालों में छुट्टी नहीं करते, जो कंटिन्यू का आप कर सकते हो, मैं नहीं कर सकता। मैं पूरा हफ्ता काम पे आऊं ना तो मैं इतना थक जाता हूं कि मुझे एक दिन का रेस्ट चाहिए होता है। और एक शख्स जो 20-20 घंटे ड्यूटी भी कर रहा है और वो छुट्टी भी नहीं करता, वो अपने 9-10 साल के टर्न्योर में जो है उसकी छुट्टी कोई नहीं है। आप निकालिए प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की, आप निकालें रिकॉर्ड निकालें, उनकी छुट्टी कोई नहीं होगी। तो ऐसे शख्स को कौन नहीं अपना आइडियल बनाएगा। देखिए अभी मैंने बात की थी कि वो ग्लोबल साउथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये सर कोई छोटी बात तो नहीं, ताज ऐसे नहीं पहनाए जाते, ये ताज आपकी क्वालिटी की वजह से पहनाए जाते हैं, आपके कामों की वजह से। और मोदी जी को दुआ किसकी लगी ये भी बताता चलूं आपको, ये आम गरीब लोगों की दुआएं लगी हैं इन्हें। गरीबों के मुंह में इन्होंने खाना डाला है, गरीबों के सरों पे छत दी है इन्होंने, उन्हें पानी अवेल किया है, उन्हें कपड़े, उनके जीने के लिए आसानियां पैदा की हैं। ये उनकी दुआएं लगी हैं जो आज इंडिया कहां से कहां ले गया मोदी जी। ठीक हो गया। अच्छा, आज आबिद भाई से एक ऐसा सख्त सवाल करने वाला हूँ, मेरे ख्याल से यहाँ पे वो या तो कंफ्यूज हो जाएंगे या फिर कहेंगे ये मैं इस बात का जवाब नहीं देता। हर इंसान में कोई ना कोई खामी जरूर होती है, खूबियां भी होती हैं, खामी भी होती है। आप हमेशा तारीफ करते हैं इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की, मुझे बताएं कोई एक खामी भी तो होगी, जाहिर बात है। कौन सी आपको लगता है कि यार ये, मैं अगर पूछूंगा यार ये कैसे हो ही नहीं सकता कि सारी खूबियां ही हो, कोई खामी भी होगी, तो कौन सी खामी आप बताएं? जी, मोदी जी में मुझे खामी लगती है सर, और बहुत मैं उस चीज़ को फील करता हूँ कि इतनी बड़ी खामी है इनके बीच में। देखिए मोदी जी की खामी ये है कि वो जब भी बैठे रहें, उठते रहें, सोचते रहें, जो भी करें, जब भी सांस लें, उनकी सबसे बड़ी खामी है कि वो अपने इंडिया को ऊपर ले जाने के बारे में सोच रहे होते ये हैं खामी हर टाइम। मैं तो खामी कहूंगा ना, मैं तो अपने तरीके से अपने स्टाइल में बताऊंगा। कवर करूंगा। हाँ, तो उनकी खामी ये है कि उनका ज़हन ही हर टाइम इधर चलता है कि मैंने अपने इंडिया को ऊपर कैसे लेके जाना है। अभी रिसेंटली मैं मोदी जी को देख रहा था, इंग्लिश कंट्री में कहीं गए हुए थे, तो लोगों से हाथ मिला रहे थे। उसमें मुसलमान भी थे, उसमें हिंदू भी थे, उसमें क्रिश्चियंस भी थे। अब लोग कहते हैं कि मोदी जी तो कट्टर इंसान है, वो कट्टर हिंदू हैं। ये तो अब पूरी दुनिया में चीजें क्लियर होती नजर आ रही हैं, जिस तरीके से सऊदीया उनके साथ रिलेशन बेहतर कर रहे हैं, जिस तरीके से इंडियन मुस्लिम जो उनसे उनका सपोर्ट दे रहे हैं, अब ये चीजें क्लियर होती नजर आ रही हैं। अब ये जो उनका ब्लेम है ये उनके ऊपर इतना नहीं किया जाता, अब ये ब्लेम किया जाता है वहाँ के जो एक सीएम है योगी आदित्यनाथ, उनके ऊपर जो उनसे ये बात की जाती है कि भाई ये बंदा कट्टर है, मोदी जी तो चलो सबको ले। नहीं नहीं नहीं, योगी जी की आप हिस्ट्री निकाल के देखिए, उन्हें मुसलमान ज्यादा पसंद करते हैं। और उस योगी जी के आप, मैं सर जो बात कर रहा हूँ ऑन रिकॉर्ड कर रहा हूँ, योगी देखने वाले कमेंट में जरूर आप बताइए। रिसर्च कीजिए, उन्होंने मुसलमानों के लिए बड़े काम किए। अभी स्टेडियम का ऐलान किसने किया है? हाँ, किसने किया है? सर उन्होंने ही किया है। उन्होंने जब एक मुसलमान क्रिकेटर ने जब उधर 7 विकेट ली वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में, तो योगी जी ने तो ऐलान किया था। उधर मोदी जी ने ऐलान नहीं किया, किसी मुसलमान लीडर ने ऐलान नहीं किया, अवैसी जी ने ऐलान नहीं किया, योगी जी ने ऐलान किया था कि मोहम्मद शामी के नाम से हम एक स्टेडियम बनाएंगे। तो वो तो मुसलमानों के साथ चल। देखिए हाँ, उन्होंने मुसलमान कई ऐसे लोग थे जो माफिया थे, उन्होंने पकड़ा, गर्दन से पकड़ा। तो जब उनका नाम बनाया गया कि मट्टी में मिला देंगे, बुलडोजर बाबा और ये वो, देखें जो हक के साथ खड़ा है, फिर योगी जी के साथ किसी ने कुछ क्यों नहीं किया? वो पकड़े क्यों नहीं गए? अगर गलत किया होता तो, जब सच किया होता तो जब ऐसे खड़े होते हैं लोग, तो उन्होंने सच किया है। और मोदी जी जो है ना, वाकई उनके बारे में ये चीजें आती थी कि ट्रेन में उन्होंने ये करवा दिया, फलां जगह में मुसलमानों के खिलाफ ये करवा दिया। लेकिन अब पूरी दुनिया को हकीकत नजर आ रही है। सच, सऊदी अरेबिया मोदी जी को सपोर्ट करता है, अरब अमारात जितने भी हैं तकरीबन मोदी जी को सपोर्ट करते हैं, अवार्ड दे चुका है। इसके अलावा ईरान, अफगानिस्तान के साथ रिलेशन, और दुबई में, यूएई में तो अवार्ड भी मिले हैं। और यूएई मोदी जी को कैसे लाइक करते हैं और इंडिया के साथ वो कैसे चलना चाहते हैं। अभी अंडरग्राउंड एक सिलसिला बना रहे हैं यूएई में। जी हाँ, वो प्रोजेक्ट चल रहा है उनका। तो ये मुसलमान कंट्री है, ये कोई हिंदू नहीं है, कोई सिख नहीं है, ये मुसलमान है। अगर आबिद अली गद्दार है, मोदी जी का नाम लेता है, तो सबसे पहले सऊदी अरेबिया को गद्दार कहें, सबसे पहले यूएई को गद्दार कहें, सबसे पहले इजिप्ट को गद्दार कहें, कि जो इंडिया को अवार्ड भी देते हैं। इनके सिर्फ नाम लेते हैं, वो तो अवार्ड जी हाँ, मैं तो सिर्फ नाम लेता हूँ, तारीफ करता हूँ, वो अवार्ड भी देते हैं और उनके साथ बिजनेस भी करते हैं। उनकी तजारत भी बड़े ऊपर के लेवल की है। अब यूएई देखिए ना कि जमीनी रास्ते बना रहे हैं, ट्रेन, समुद्री रास्ते, जी हाँ, समुद्री रास्ते बना रहे हैं। तो ये सर अचीवमेंट है। और मोदी जी के लिए लास्ट बात ये करना चाहूंगा
कि मुझे बड़ी उम्मीद है कि वो पाकिस्तान के बारे में भी बात करेंगे, पाकिस्तान के हक में बात करेंगे। मुझे इस चीज़ की बड़ी उम्मीद है। मतलब ये है कि जो इन्वायरमेंटल चेंजिंग्स को लेके बात जरूर करेंगे और डेफिनेटली वो पूरे एशिया की बात करेंगे, पूरी दुनिया की बात करेंगे। खैर, आबिद भाई से बात करके हमेशा की तरह अच्छा लगा, लेकिन इस दफ़ा जो मैंने थोड़े सख्त सवालात किए हैं वो आप बताइएगा कि क्या मैंने सवाल ठीक किए और इन्होंने जवाब ठीक दिया। दूसरे नंबर पे लास्ट में आबिद भाई मुझे ये बताएं, मैं पहले भी एक दफ़ा आपसे डिस्कस कर चुका था कि पाकिस्तान की पब्लिक में, खासतौर पर पाकिस्तान की यूथ में बड़ी तादाद में लोग आपको, पाकिस्तान से मुझे कॉल्स आ रही हैं कि भाई आबिद भाई बड़ा अच्छा बोलते हैं, खासतौर पे मिनॉरिटीज़। मैं ये क्लियर करता चलूँ कि पाकिस्तान में जितनी भी मिनॉरिटीज़ हैं, हम दूसरे किसी तबके में जो सा वो इतना देखे जाएं या ना देखे जाएं, पाकिस्तान की मिनॉरिटीज़ हमें देखती हैं और ये मेरे लिए बहुत बड़ी फ़ख्र की बात है। आबिद भाई को देखते हैं, पसंद करते हैं, इसका मतलब है कहीं ना कहीं पाकिस्तान में भी जो सा अप्रिशिएट करने लगे हैं लोग, लेकिन ये इससे ज़्यादा। मैं आपको बात काटता हूँ, मैं एक बड़ी बात आपको बताने लगा हूँ जो आपके इल्म में नहीं है। पाकिस्तान के मेन स्टेडिया पे एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं, बहुत बड़े सहाफ़ी हैं, जो उनके सामने कोई बड़े बड़े लीडर आके बैठते हैं, बड़े बड़े लोग बैठते हैं और उनके सवालात ऐसे होते हैं कि इंसान नहीं, उनके मुश्किल हो जाता है। तो मुझे सर उधर से इनवाइट किया गया, पाकिस्तान का टॉप का चैनल है। अच्छा, उन्होंने इनवाइट करने का मकसद क्या था, मैं अपनी मीडिया पे बताता हूँ। बुरी बात करने लगा हूँ लेकिन बात सच है। उनका मूड ये था मेरे कपड़े उतारना, मुझे एजेंट बैठे हुए। जी हाँ, मुझे ऐसे ऐसे सवाल करना और मुझे जलील करना, मुझे पकड़ना। जिनके देखे मैं कोई बहुत पढ़ा लिखा इंसान नहीं हूँ शुएब भाई, और मैं उनके सवालों के जवाब वाकई नहीं दे पाऊंगा। ये हकीकत है, ये जर्नलिस्ट है, ये मीडिया है, ये जैसे मर्जी रुख चेंज कर सकता है और जैसे मर्जी इंसान को पेश कर सकता है। तो मैंने बड़ी कोशिश की, उन्हें इनकार पे इनकार किए कि सर मैं नहीं आ सकता, मैं नहीं आ सकता, मैं नहीं आ सकता। फिर उन्होंने अपनी टीम भेजी इधर मेरे पास, उन्होंने आके मुझसे बात की। तो फिर मैंने उन्हें खुले लफ्ज़ों में बात की कि यार भाई, आप जो समझ रहे हो, ना मैं कोई जर्नलिस्ट हूँ, ना मैं बहुत पढ़ा लिखा इंसान हूँ, और मैं आपके सवालों के जवाब नहीं दे पाऊंगा। देखिए, मैं जो बात करता हूँ, तो आप झूठ बोलते हैं जो आप सवालों के, वही बात कर रहा हूँ। देखिए, मैंने उन्हें ये बात की थी कि जो मैं बात करता हूँ, अगर मैंने मोदी जी की तारीफ की, आप इंटरनेट, अगर जी हाँ, आप इंटरनेट यूज करते हैं तो आप प्लीज उस पर सर्च करें कि मोदी जी ने ये काम किया है कि नहीं किया। अगर वो चीज गलत होगी तो मैं आपके साथ इंटरव्यू करूंगा, माफी भी मांग लूंगा। मैं अपनी ओपनली बात करता हूं, पूरे पाकिस्तान मेन स्ट्रीम मीडिया पे कोई भी किसी को भी डेफिनेटली देखते हैं लेकिन खामोश रहते हैं कि भाई कभी मौका आएगा तो सुहेब चौधरी को पकड़ेंगे या आबिद अली को पकड़ेंगे। मैं भी कहता हूं कि भाई अगर किसी को कोई मेरे से इशू है या ऐसा लगता है कि मैं झूठ बोलता हूं या मैं गलत बयानी करता हूं, कोई ऐसी खबर जो है वो पूरी मीडिया पे लेकर आता हूं जो कि रियलिटी में नहीं होती, तो आप मेरे से बात करें। जहां पे मैं गलत होऊंगा मैं अपनी गलती को एक्सेप्ट भी करूंगा और वीडियो प्रॉपर रिकॉर्ड करके ये बोलूंगा कि ये मैंने गलत बोला है। लेकिन खाली इस चीज पे आप किसी पे ब्लेम कर देना कि ये एजेंट है या ये चीजें हैं कि भाई वो इंडिया की तारीफ क्यों करता है, तो भाई मैं ओपनली कहता हूं, ना सिर्फ इंडिया की, ना सिर्फ चाइना की, ना सिर्फ अफगानिस्तान की, पूरी दुनिया में कोई भी कंट्री कोई बेहतर काम करेगा तो मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं अप्रिशिएट करूं और उससे सीखने की कोशिश करूं और पाकिस्तानी पब्लिक को ये बताऊं कि भाई दुनिया इस तरीके से चल रही है और हमें आज भी रोटी कपड़ा और मकान के पीछे लगा के रखा हुआ है। हम लोग ये बात करते रहेंगे, ये काम करते रहेंगे। इसके लिए चाहे हम पे टैग लगाया जाए, चाहे हमें एजेंट कहा जाए या हमें यह कहा जाए कि भाई ये फंडिंग के थ्रू ये काम कर रहे हैं, ये हर एक की अपनी अपनी सोच है और हर एक को अपना राइट है कि वो कुछ भी सोचे। अच्छा लगा आबिद भाई से बात करके। आपको ये बातें कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफ़िज़।